गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सबका भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम लोग नए लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था घर्षण, उसके पहले वाले वीडियो में घर्षण के प्रकार पढ़े थे। कल हम लोगों ने पढ़ा था घर्षण कोण, आनत तल पर घर्षण। आनत तल का मतलब तिरछे समतल पर घर्षण। मेरे प्यारे चैनल से जुड़े हुए सभी सदस्यों, मैं बहुत ही जल्द इसी चैनल के माध्यम से कंपटीशन में आने वाले साइंस का वीडियो भी अपलोड करूंगा। आप सब लोगों का सहयोग मिलता रहे। मैं निरंतर बेहतर प्रयास अच्छे से अच्छा करूंगा, ये मेरा संकल्प है। आप सब लोग अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमको देते रहें, जिससे मैं और बेहतर करूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गतिक घर्षण के प्रकार के बारे में। गतिक घर्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। गतिक घर्षण हमने बताया था व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। गतिक घर्षण क्या है, सबसे पहले इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। तो जब भी कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु की सतह पे गति करती है, तब सतह और वस्तु के बीच में जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम गतिक घर्षण बल कहते हैं। सपोज करिए कि मान लीजिए कि ये क्या है, कोई सरफेस है। ये कोई सरफेस है, ये रोड है। क्या है? रोड है। और इस रोड पर ये कार है। अब ये कार क्या है, इस रोड पे ऐसे जा रही है। तो ये कार जब इस दिशा में जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये कार मोशन कर रही है इस साइड में, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स इस साइड में कार्य करेगा। गतिक घर्षण हमको जानना बहुत जरूरी है, तभी हम गतिक घर्षण के प्रकार जान पाएंगे। तो जब कोई वस्तु, ये वस्तु है, ये कार है, ये क्या है, रोड है। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु की सतह पे गति करती है तो सतह और वस्तु के बीच में जो घर्षण होता है उसको हम गतिक घर्षण कहते हैं। गतिक घर्षण दो प्रकार के होते हैं। एक पहला नंबर सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा नंबर लौटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सर्प देखा होगा। सर्प आप देखे होंगे गांव में, सड़कों के किनारे, हर एक जगह पे, घर में, गांव में ज़्यादा सर्प निकलते हैं। तो सर्प कैसे गति करते हैं? सर्प, मान लीजिए ये कोई सतह है, ये सरफेस है, और सर्प ऐसे 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 रेंगते हैं, यानी फिसलते हैं। तो देखिए सर्पी घर्षण क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु की सतह पर, या कोई वस्तु किसी सतह पे फिसलती है, सरकती है। जैसे ये मान लीजिए कुछ देर के लिए इस डस्टर को आप साफ मान लीजिए कि ये सर्फ है और ये क्या है, ये सतह है। अब ये क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे फिसल रहा है। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु की सतह पे फिसलती है तो वस्तु और सतह के बीच में जो फ्रिक्शन कार्य करता है उसे हम सर्पी फ्रिक्शन कहते हैं, सर्पी घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण का मतलब जब वस्तु, जैसे मान लीजिए डस्टर है, अब ये बोर्ड के ऊपर क्या करे, फिसले ना। ये देखिए ये एक वस्तु है, ये सतह है, और ये वस्तु सतह पे क्या हो रही है, मान लीजिए इस पे ऐसे फोर्स लगाया जा रहा है, इस तरफ ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, और ये क्या हो रही है,
फिसल रही है। ये मान लीजिए टेस्टर ही है, अब ये सतह पे ऐसे रखा हुआ है, वैसे क्या हो रहा है, फिसल रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण का मतलब कि जब कोई वस्तु, मैंने बताया ना कि सांप को आपने देखा, ये जो सर्प होता है ये सतह पे पृथ्वी पे क्या करता है, फिसलते हुए चलता है, तो सर्पी घर्षण। दूसरा नंबर बात आती है सर्पी के बाद में, अगर सर्पी घर्षण को आप अभी नहीं समझ पाए हैं और समझना चाहते हैं तो आप मान लीजिए कि जब बचपन में आप छोटे थे, छोटे होते थे, जो हम लोग बहुत ही बचपन में, हम सब लोगों ने ये काम किया है। तो बचपन में छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं कि कोई डिब्बा आ गया गत्ते का, तो गत्ते के डिब्बे को ऐसे लेंगे और उसमें एक तरफ क्या बांध देंगे, धागा बांध देंगे, एक तरफ क्या बांध देंगे, धागा, और धागा बांध करके उसको ज़मीन पे रखेंगे और उसको खींचेंगे। यानी वो खिलौना खेलते हैं बचपन में बच्चे, तो वो ट्राली कहते हैं, ये ट्राली है, तो ये जब धागा बांध करके इसको खींचते हैं तो इसकी पूरी सतह कहाँ रखी रहती है, ज़मीन पे रखी रहती है, और यहाँ धागा बांध करके खींचते हैं। तो ये कैसी करता है, सर्पी घर्षण करता है। कैसा घर्षण करता है, सर्पी घर्षण करता है। आप देखिए बचपन में आप लोगों ने भी ये सर्पी घर्षण देखा होगा। वो ज्योमेट्री बॉक्स जो आता है, ज्योमेट्री बॉक्स जब टूट जाती है, मैंने देखा है बच्चे खेलते खेलते ज्योमेट्री बॉक्स को तोड़ देते हैं और उसके एक तल्ले को निकाल करके उसकी ट्राली बना लेते हैं, खिलौने वाली ट्राली, रियल ट्राली नहीं, खिलौने वाली ट्राली बना लेते हैं। और उसमें क्या करते हैं, एक तरफ धागा बांध करके, जैसे ये गत्ता है, अभी मान लीजिए ऐसे करके इसका ये निकाल, ये है ना, ये खाली गत्ता है, इधर धागा बांध लिया। अब इसको ऐसे क्या करेंगे, बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे खिसलाते हैं धागा बांध करके, इसी में सामान रखेंगे, छोटे छोटे बच्चे खेल खेलते हैं। तो ये क्या करता है, सर्पी घर्षण करता है। आप देखिए सर्पी घर्षण का मतलब दूसरे पृष्ठ पे किसी वस्तु का फिसलना, सरकना। दूसरा नंबर आपका है लोटनी घर्षण। तो आप देखे होंगे कि लोटनी घर्षण का मतलब जो लुढ़के, जैसे पहिया आप लोगों ने देखा है, पहिया क्या करता है, लुढ़कता है। बेलन आप लोगों ने देखा है, घर में होता है ना बेलन, तो बेलन क्या करता है, बेलन लुढ़कता है। बेलन को आप लुढ़का सकते हैं, जैसे बेलनाकार कोई वस्तु है, अब उसको आप क्या करेंगे, जब वो लुढ़के, बेलनाकार वस्तु क्या करे, लुढ़के, तो उसको हम ऐसे सपोज करिए ये हमारे पास है, ये अभी इसको हम क्या किया, इसको हमने समझने के लिए ये पृष्ठ है, और पृष्ठ पे ये क्या कर दिया, देखिए ये क्या कर रहा है, लुढ़क रहा है, ये देख रहे हैं ना। तो ये जो घर्षण होगा इसको हम कहेंगे लोटनी घर्षण। यानी जब कोई वस्तु, ये वस्तु है और ये पृष्ठ है, पृष्ठ पे क्या करें, लुढ़के, ये लोटनी घर्षण है। अगर ये ऐसे सरकती, ऐसे ये सरकती तो ये सर्पी घर्षण करती, लेकिन ये जब लुढ़केगी तो इसको हम क्या कहेंगे, लोटनी घर्षण कहेंगे। लोटनी घर्षण के लिए आप साइकिल का पहिया जो है, किसी वाहन का पहिया, या आप टायर, साइकिल बचपन में आपने चलाया होगा ना, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि साइकिल का टायर आप बचपन में लेते थे, ऐसे डंडी से मार मार के दौड़ के उसको चलाते थे, तो वो क्या होता था, पृथ्वी पर यानी रोड पर गति करता था, लुढ़कता था। तो टायर और उस टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन कार्य करता है उसको लोटनी घर्षण कहते हैं। तो ये सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण, ये दोनों क्लियरिटी बहुत आवश्यक है। तो इन दोनों में ये क्लियरिटी हो गई। अब हम आगे बात करेंगे घास लोलर को खींचना एवं ढकेलना। घास लोलर को खींचना एवं ढकेलना। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, अब बात करेंगे घास लोलर को खींचना एवं ढकेलना। पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ ए लॉन रोलर के द्वारा घास के मैदान में जो है, घास को मतलब मैदान को समतल करने में इसका उपयोग किया जाता है कि कोई मैदान है तो उसको समतल करने के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको ये देखना है, इससे हमको ये प्रूव करना है, क्या करना है, क्या समझना है, ये जान लीजिए। तो जानना इससे हमें यह है कि किसी वस्तु को खींचने पे घर्षण बल अधिक होता है कि ढकेलने पे घर्षण बल अधिक होता है। अब ये घास लोलर है और घास लोलर को क्या किया जाता है, एफ फोर्स लगा करके खींचा जाता है। तो सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमने डालना है खींचना, पुशिंग। माना कि एक ऐसी स्थिति जिसमें यह द्रव्यमान के एक लोलर की धुरी O पर यह परिमाण का बल लगा करके, यानी इसका जो धुरी यानी केंद्र है वो O है यहाँ पे, और यह फोर्स लगाया जाता है, और यह बल लगा करके, ये जो बल लगाया जाता है ये ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर लगाया जाता है।
लगा करके इसको खींचा जाता है, लगा करके क्या किया जाता है, रोलर को खींचा जाता है। ये क्या है, रोज समतल है, ये आपका घास रोलर है, घास रोलर के धुरी फोर्स से या फोर्स लगा करके, फोर्स की डायरेक्शन तीर के दिशा में ही होगी और इसको खींचा जाता है। ये ऊर्ध्वाधर से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब देखिए ये जब ऊर्ध्वाधर से थीटा एंगल बना रहा है, इसका मास m है रोलर का, तो इसको हम ऐसे यहाँ पे दूसरे चित्र में समझ सकते हैं कि इसका भार mg नीचे कार्य करेगा और प्रतिक्रिया बल r कहाँ कार्य करेगा। देखिए बल जो फोर्स F लग रहा है, F फोर्स लग रहा है, ये कहाँ थीटा कोण बनाते हो ऊर्ध्वाधर से थीटा को, तो F को हमने क्या किया, वियोजित कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, F cos थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, F sin थीटा हो जाएगा। यानी ये जो फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स से आप इसको खींच कर रहे हैं, यानी खींच रहे हैं, पुलिंग फोर्स जो है यहाँ पे, उसको हमने क्या किया, दो लंबवत घटकों में वियोजित किया। तो ये F cos थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, F sin थीटा हो जाएगा। अब आगे देखिए, रोलर पर ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्यरत, रोलर पर ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्यरत बल, तो देखिए ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्यरत बल या ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्यरत बलों का संतुलन। तो देखिए ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर कौन कौन सा बल कार्य कर रहा है, R1 और F cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस F cos थीटा। नीचे कौन सा फोर्स कार्य कर रहा है रोलर पर, ये ऊपर R1 F cos थीटा और नीचे क्या कार्य कर रहा है, mg बराबर क्या हो जाएगा, mg, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, R1 बराबर mg माइनस F cos थीटा, ठीक है ना। ये प्रतिक्रिया R मिल गया। अब देखिए इधर रोलर तथा सतह या समतल के बीच घर्षण, रोलर तथा सतह के बीच घर्षण रोलर तथा समतल के बीच घर्षण गुणांक न्यूयस है। मान लीजिए कि रोलर गति नहीं कर रहा है, तब घर्षण बल, तो घर्षण बल कितना हो जाएगा, घर्षण बल हो जाएगा Fs बराबर म्यू एस और प्रतिक्रिया R1, यानी आपको क्या मिल जाएगा, Fs बराबर हो जाएगा, Fs बराबर म्यू एस, और R1 के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, R1 के स्थान पे आप लिख सकते हैं mg माइनस F cos थीटा। अब ये क्या आया, घास रोलर को खींचने पर उस पर लगने वाला घर्षण बल, खींचने पर लगने वाला घर्षण बल। अब हम लोग ढकेलने की स्थिति देखेंगे। कौन सी स्थिति देखेंगे, ढकेलना। अब देखिए, अब हमारा क्या हेडिंग है, हमारा हेडिंग है ढकेलना। उससे तो ये क्या है, हमने माना कि एक घास रोलर है और घास रोलर पर F बल, देखिए दिशा क्लियर है, ऐसे F बल लगा करके इसके धुरी ऊपर या बल लगा करके इसको क्या किया जाता है, ढकेला जाता है। तो जब ढकेला जाएगा तो ये रोलर आपका इस दिशा में ढकेलेगा, इस दिशा में ढकेलेगा, इस दिशा में। अब जब ढकेला जाता है तो इसके लगाए गए बल जो इसका है, ये ऊर्ध्वाधर से कितने एंगल पे लगाया जाता है, थीटा एंगल पे लगाया जाता है। इसके बल को हम क्या करेंगे, वियोजित कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर ये जो बल की दिशा थी पहले वाले के ऊपर थी
और यहाँ कहाँ है, नीचे की ओर। तो इसका एक तो वियोजित घटक ये हो जाएगा, ये जब साइन थीटा, और दूसरा वियोजित घटक जो ये जब cos थीटा होगा, इसकी दिशा चेंज हो जाएगी, किस तरफ हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी, पहले वाले में ऊपर की तरफ, पहले वाले में कहा थी ऊपर तरफ। अब ये कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण। यहाँ प्रक्रिया को R2 से मान लिया गया, भार उसका mg नीचे कार्य कर रहा है। तो अब क्या होगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में बलों के ऊर्ध्वाधर दिशा में बलों के संतुलन के लिए तो बलों के संतुलन के लिए क्या हो जाएगा, R2 बराबर, देखिए ऊपर की तरफ कौन सा बल का चल रहा है, R2, और नीचे कौन को, ऊर्ध्वाधर दिशा में mg प्लस f cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, mg प्लस f cos थीटा, mg प्लस क्या हो जाएगा, cos थीटा। अतः fs बराबर क्या होता है, fs बराबर होता है म्यू एस r। तो यहाँ r के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, R2, r के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, R2। तो जब r के स्थान पे R2 लिखेंगे तो fs बराबर हमको क्या मिल जाएगा, fs बराबर हमको मिल जाएगा म्यू एस, और R2 के स्थान पे mg प्लस f cos थीटा। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब ये आप लोग नोट कर लेंगे, हम लोग इन्हीं समीकरण 1 ये है और 2 है, इसी से कुछ तथ्यों को समझेंगे, कुछ ज्ञान की बातें करेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं। देखिए इक्वेशन 1 क्या मिला था, पहले क्या था, खींचना। तो खींचने में कौन सा इक्वेशन मिला था, खींचने में मिला fs बराबर म्यू एस mg माइनस f cos थीटा, ये इक्वेशन 1 मिला था। अब ढकेलना, दूसरा क्या था, ढकेलना। तो ढकेलने में क्या मिला, fs बराबर मिला म्यू एस mg प्लस f cos थीटा, ये इक्वेशन क्या मिला, 2 में। अब देखिए इन दोनों इक्वेशनों को आप देखिए, जब घास रोलर को आपने खींचा, तो खींचने के बाद में घर्षण कितना मिला, fs बराबर म्यू एस mg माइनस f cos थीटा, और जब ढकेला तो fs बराबर क्या मिला, म्यू एस mg प्लस f cos थीटा। अब इन दोनों से आप इसमें जो घर्षण मिला है समीकरण 2 में, इसको आप fs डैश मान लीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि fs डैश इज ग्रेटर देन fs, यानी यहाँ पे जो fs का मान मिलेगा वो पहले fs डैश का मान जो यहाँ पे मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 में घर्षण, वो पहले वाले घर्षण बल से ज्यादा होगा। तो अब आप बड़े आसानी के साथ बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप, बहुत ही आसानी के साथ आप आसानी के साथ ये कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 में घर्षण बल fs व fs डैश की तुलना करने पर, कि क्या करने पर, तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो fs डैश इज ग्रेटर देन fs, यानी समीकरण 2 में घर्षण का मान समीकरण 1 की अपेक्षा अधिक है। अतः हम बहुत ही आसानी के साथ कह सकते हैं कि किसी वस्तु को खींचने की अपेक्षा ढकेलना कठिन है। खींचने की अपेक्षा ढकेलना क्या है, कठिन है, यानी किसी वस्तु को अगर आप खींच रहे हैं तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि घर्षण बल कम लगेगा, और अगर आप ढकेलेंगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कठिनाई होगी, क्योंकि घर्षण बल बढ़ जाएगा। धन्यवाद, वीडियो को देखिएगा। अब हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को घर्षण से संबंधित अच्छे न्यूमेरिकल का एक कलेक्शन लाके और एक लेक्चर बढ़िया प्रदान करेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।